अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म रियासत आज़ाद जम्मू और कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब। सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सरदार साहब से हम जानेंगे कि मौजूदा हालात में जो इनकी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं और आखिर क्या वजह है कि इमरान खान के काबिल एतमाद साथी अब उनके ख़िलाफ़ क्यों हैं, इस पर हम ज़रा मुफस्सल बात करेंगे। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। रेड जोन में इस्लामाबाद में जो PDM इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी है, ये सारी जमातें एहतजाज कर रही हैं और इनका बुनियादी मकसद ये है कि ये जुडिशल जो एक्टिविज़म का इल्ज़ाम लगा रही हैं सुप्रीम कोर्ट पे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे, और साथ ही साथ वो इमरान खान की मुआवनत सहूलतकारी का इल्ज़ाम भी आयद कर रही हैं। इस बेस पे अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज़ ने भी खिताब किया है और ताबड़तोड़ हमले उन्होंने किए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर भी। इस पर कुछ मुफस्सल बात करेंगे। दूसरी जानिब पार्लियामेंट में आज बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। कमेटी की मंजूरी दी गई है चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने के लिए, और 14 मई को जो इंतखाबात होने थे पंजाब में, उस पर समात को 23 मई तक मुलतवी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इरशाद साहब, ज़रा ब्रीफली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में, फिर हम सरदार साहब की तरफ भी जाएंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट पर जो मौजूदा एहतजाज हो रहा है और दूसरा जुडिशल एक्टिविज़म का इल्ज़ाम लग रहा है, हुक्मरान इत्तेहाद रेड जोन में धरना दे रहा है, जबकि पंजाब में इंतखाबात की जो नज़रसानी की अपील है वो भी अब 23 मई तक चली गई है। आप समझते हैं ये एहतजाज कोई रंग लाएगा? बुनियादी तौर पे इस एहतजाज से हुक्मरान इत्तेहाद को अपने मकासद हासिल हो जाएंगे? देखिए, मकासद हासिल हो ना हो ये तो बहरहाल दाद देनी चाहिए ना कि इस हुकूमत के दौर में इतनी आज़ादी इजहार राय कि आप चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जजों के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं, और रेड जोन में उस जगह पे आप खड़े होकर ये बातें कर सकते हैं जहाँ दाखिला सियासी जमातों का, सियासी कारकुनों का, सियासी इज्तिमात का इनेकाद सब ममनू है। और ममनुआ इलाके में, शहर ममनू में अगर आप इस तरह की आज़ादी इज़हार राय का हक़ इस्तेमाल करते हैं तो ये तो हुकूमत के लिए को दाद इसकी देनी बनती है और मौलाना को भी दाद बनती है, वरना किसी और की क्या मजाल कि वो वहाँ पहुँच सके, इज्तिमा कर सके, धरना दे सके और ऐसी तकरीरें, शोलावार तकरीरें कर सके। लेकिन सरदार साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हम तनवीर इलियास साहब से पूछते हैं कि आजकल वो भी हक़ के इजहार जो है वो बड़े ज़ोर शोर से इस्तेमाल कर रहे हैं। सरदार साहब, आप कल तक तो इमरान खान के करीबी साथी थे, उन्होंने आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया आज़ाद कश्मीर का, अचानक आप ख़िलाफ़ हो गए और अब फरमा रहे हैं कि बहुत गलतियाँ हुई उनसे। ज़रा हमें भी बताएं, हमारे नाज़रीन को भी बताएं, क्या वजह बनी? इरशाद आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया। आप हमारे मुल्क के उन चंद लोगों में से आते हैं कि जिनका राय कमेंट्स डिस्कस होते हैं और आप राय बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। मेरा जो चीफ सुप्रीम कोर्ट से हुआ था, हाई कोर्ट से, उस पर भी आपका जो तबसरा था वो मेरे पास आया था। आपका बहुत शुक्रिया। जो आज के हालात में जो आप मुझसे पूछ रहे हैं जी, इसमें ऐसे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है कि जो मेरी पहली पार्टी है। मैंने आज तक कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की थी जी। जब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाब किया तो मेरा भी यही ख्याल था कि यहाँ से जमहूरियत टूटेगा और नई पार्टी जो ये मर्ज हो रही है, इसके आने से लोगों के लिए नई जहतें और नई राह खुलेगी जी। पार्टी के अंदर जाने के बाद जो हमारी तवक्कुआत थी वो तो नहीं थी, लेकिन हमने कहा कि चूँकि किसी भी जगह पे परफेक्शन नहीं होती जी, उसमें इस्लाह अहवाल की गुंजाइश होती है। और वो मैं आए मतलब कोई दिन ऐसा न होगा कि जिस दिन मैंने बात न की हो, लेकिन उसका वो जो शायर ने कहा था कि आप कहते हैं तो जंजीर हिलाई देते हैं जी। ऐसी सूरत हाल थी कि इमरान खान साहब को, मैं बाकी जो कहें या न कहें, लेकिन मैं इमरान खान साहब को बड़ा खुले दिल से बात करता था। आज भी वो मेरे साथ जब बैठे मैं कहता था कि इस मुल्क का नौजवान आपके साथ आस लगाए बैठा है, वो मायूस नहीं होना चाहिए। वो अगर मायूस हुआ तो हमारे मुल्क के लिए ख़तरा है। इसलिए कि उसने कहा कि पहली पार्टियाँ अगर बारियाँ लगाती थी, ये इमरान खान आया है, ये मेरे लिए कुछ करेगा, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कुछ करेगा। बुनियादी तौर पे मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान के यहाँ खुलूस नहीं होगा, इखलास मुमकिन है। हो सकता है कि वो ये अपनी तड़प रखते हो, लेकिन उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, उनका गवर्नेंस के हवाले से कोई कंसेप्ट नहीं है। सरदार साहब, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, सरदार साहब, आपका इमरान खान का ताल्लुक तौर पर गवर्नेंस के हवाले से
वो कुछ % भी अगर इम्प्रूव कर जाते तो वो मतलब है फर्क बिल्कुल ठीक पड़ता। है। मैं और हमारे वहाँ पे हमारे भाई लेकिन हम मिर्ज़ापुर साहब कई दफ़ा खान के हम साथ ये हमने जानना मीटिंग चाह की, रहे हमने हैं, कहा, "वाह, सरदार साहब, हम ये महंगाई आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है जी। चीज़, वो किधर जाएगा?" कि ये सब बातें जगह हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी महंगाई पे हमने बात की, बेरोज़गारी पे हमने बात की, मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है इस पर भी हम बात कर रहे हैं। एक जो तनकीदी जायज़ा हमारी तरफ से रहता है, लेकिन जो सरदार साहब के इख्तलाफात हैं उनका आगाज़ कब होता है, इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे हैं। और क्योंकि जो सरदार साहब वज़ारत उज़्मा से हटे हैं वो एक अदालती फ़ैसले की रोशनी में हटे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये हमें सरदार साहब से यकीनी तौर पे जानना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम भी ये जानना चाह रहे हैं, आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम भी ये जानना चाह रहे हैं। इरशाद साहब, आप क्या समझते हैं, इख्तलाफात ज़ाती नौइयत को थे? जी सरदार साहब, ये सब बातें जो आपने बयान की हैं हम समझते हैं कि हकीकत के करीब हैं, लेकिन खान साहब के साथ इख्तलाफात का आगाज़ कब होता है? और कुछ आपने ज़िक्र अहम तकर्रियों का भी किया है, उस पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे और उनमें आपका किरदार क्या था? देखिए, इख्तलाफ तकरीबन मेरा 1 साल पहले वज़ीर-ए-आज़म मैं उस वक़्त नहीं बना था, तो इख्तलाफात खान के पास साथ मेरे शदीद हुए और मैंने हमारे जो 1-2 लोग हैं मरकज़ी उनके साथ तो गालिम गलौज तक बात हुई। खान के साथ अगर तो मैंने गाली तो नहीं दी होगी, लेकिन गाली के लगभग का माहौल ज़रूर बना। मैंने कहा मैं पार्टी की सदारत भी छोड़ता और मैं मोस्ट सीनियर मिनिस्टर था। इन्होंने ये किया कि हमारे आज़ाद कश्मीर के एक बड़े मायानाज और अपनी नौयत के आखिरी बचे हुए पार्लियामेंटेरियन थे, अभी वो इस दुनिया से जा चुके। वो 2 दफ़ा स्पीकर रहे, कायम सदर रहते रहे और 4-5 दफ़ा मिनिस्टर रहे। उनको हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, मेरी और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी सेम थी, हमने शामिल कराया था। उनको हमने कहा था कि हम आपको कश्मीर कौंसिल का टिकट देंगे, चूँकि कश्मीर कौंसिल आज़ाद कश्मीर में अपर हाउस है। जब टिकट की बारी आई तो इन्होंने टिकट बाहर से दे दिया। मैं पार्टी का सदर था, मुझे पूछा नहीं, तो मैंने इमरान खान को नहीं बल्कि अली महापा को फ़ोन करके कहा कि मैंने आपके घर में बहुत दफ़ा खाना खाया, मैं ख़ानदानी आदमी हूँ, मैं आपके साथ ऐसा काम नहीं कर सकता। उसके ऊपर जब इमरान खान का अली अमीन गंडापुर का आया तो मैंने कहा पार्टी की ऐसी की तैसी और इस वजारत की ऐसी की तैसी। मैंने कहा मैं क्या आप डेकोरेशन पीस हूँ, डमी आदमी हूँ। सरदार साहब, ऐसे कि उसमें ये होता है कि आप सरदार साहब जी ये आप दुरुस्त फरमाया। आप जी, ये जी, फरमाएं कि जब आप वज़ारत उज़्मा से फ़ारिग हुए, वो एक अदालती फ़ैसले की वजह से हुए, उसके बाद अचानक आप उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए, तो वो क्या वजह थी? एक बात। दूसरा ये है कि जब आपके इख्तलाफात होते थे, आप खुल कर बोलते थे, उसके बावजूद आपको वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने कैसे बना दिया? सुना है कि खान साहब तो इख्तलाफ बर्दाश्त ही नहीं करते या दिल में बात रख लेते हैं, फिर वज़ीर-ए-आज़म ही बना दिया उन्होंने। देखिए, बात यह है कि जब वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने बनाना था, उस वक्त जो पैसों की अगर बात होती तो उस वक्त हम 2 कैंडिडेट थे, एक मैं था, दूसरे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब थे जो इस वक्त सदर हैं, और हमारे जो मेम्बरान असम्बली थे को तकरीबन 50 या 52 मेरे पास होंगे, इतने मतलब 48 उनके पास होंगे। उस वक्त तो उन्होंने हम दोनों को नहीं बनाया और बड़ी मुश्किल से हम दोनों को कन्विंस भी कर लिया कि मैं पार्टी सदारत रखूँ और मोस्ट सीनियर मिनिस्टर बन जाऊँ, और जो बैरिस्टर साहब है वो सदर बन जाए रियासत के, तो उन्होंने कय्यूम नियाज़ी साहब को बनाया। लेकिन ऐसा हुआ कि जब यहाँ वफाक में गवर्नमेंट गिरी PTI की, तो हमारे जो इदारे हैं उनकी एक रिपोर्ट थी कि अब कय्यूम नियाज़ी की हुकूमत चंद घंटों की मेहमान है, इसको नहीं रोका जा सकता। सही। उस वक्त पार्टी में कौन था कि इसको संभाल सकता था? उसमें मजबूरी में शायद मैं खान ने कहा कि मैं नहीं कहता कि मैं उनकी चॉइस हो सकता था, लेकिन जो कि मजबूत आदमी को वो वैसे पसंद नहीं करते। मतलब अगर मजबूत है लेकिन दिखने में मातड़ होना चाहिए और वो ऐसा हो कि वो आगे बात ना कर सकता। उसके लिए ये है कि उसको कोई चॉइस नहीं थी। मुझे दरमियान में अभी आपको मैं बताऊं कि परसों राजा फारूक अब्दुल खान साहब जो हमारे फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक इंटरव्यू चल रहा था। उन्होंने मेरे हवाले से कहा कि इसकी गवर्नमेंट किसी सूरत नहीं गिराई जा सकती थी। अच्छा। चूँकि हर एतबार से ठीक था, सिर्फ हमें फिर अदालत का सहारा लेना पड़ा। आज़ाद कश्मीर की तारीख में और एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर जब ये मान रहे हैं तो आप ये देखें कि बहुत दफ़ा PTI की लीडरशिप ने कहा जी हुकूमत में कुछ, मैंने कहा जी हुकूमत इंशाल्लाह चलती रहेगी। तो उसमें गुजारिश ये है कि जो अदालत का भी फैसला ये आज़ाद कश्मीर की तरह। जी सरदार साहब, अब सवाल ये है, इमरान खान साहब को गोली लगी, सवाल करें। इमरान खान साहब को गोली लगी और आप जमान पार्क नहीं गए, इसकी क्या वजह थी? नहीं, गोली के लगने के फ़ौरन बाद तो मैं नहीं गया था, लेकिन मैं गया ज़रूर हूँ।
असल में देखिए पार्टी के अंदर हमारी लाबियाँ थी। मैं ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता, चूँकि मैं अपना खुलूस का इजहार करता हूँ। बेशुमार लोगों के सामने पार्टी के लीडर बैठे होंगे, मैंने हमेशा ये कहा जी ना हम गद्दार है ना हमारे खून में गद्दारी है, हम गर्दन कटवा सकते हैं, गद्दारी नहीं कर सकते। मैंने कहा जी आपको लोग कहानियाँ सुनाते हैं, ये जो लास्ट भी उन्होंने किया, आप कह रहे थे कि क्यों अलहदा हुए, अभी हमारा फैसला नहीं हुआ था तो उन्होंने पार्लियामानी पार्टी जमान पार्क में बुला ली, मुझे पता ही नहीं। मैंने कहा भाई अभी फैसला ही नहीं हुआ, अभी तो उसी सेम डे में अभी सुप्रीम कोर्ट हमने जाना, हाई कोर्ट से हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलाया। तो जो सैफुल्लाह न्याजी है मुझे कहता है जी अच्छा फैसला होना। मैंने कहा अल्लाह के बंदे तुम्हें क्या, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्हें नेक्स्ट डे की डेट रखी। सैफुल्लाह न्याजी ने अगले दिन फिर पार्लियामानी पार्टी लाहौर बुला ली। ये जब सारे चले गए तो मजबूरन मुझे जाना पड़ा। मैंने इमरान खान को कहा कि आप क्यों यहाँ पे लोगों को बुलाया है, रमज़ान है, ये जब डिसीजन हो जाता हम क्लियर मतलब हेडिड आते आपके पास और हम आपको, मैं 4 लोगों के नाम देता, उनमें से आप एक को सिलेक्ट करते। ये 4 नाम वो होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जो ऑनेस्ट है। आप एक नाम देते। मैंने कहा जी कायदे ऐवान अब तक हमने 14-15 इलेक्शन किए, पीटीआई का एक वोट मिस नहीं हुआ। मैंने कहा जी मैं इंडिस्पेंसेबल नहीं हूँ, मैं अच्छा होऊंगा करता हूँगा, लेकिन दुनिया में और लोग भी होते हैं। मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूँ कि अपने लिए दूसरी रियासत या पार्टियों को कुर्बान करूँ। मैंने कहा नया कायदे ऐवान मुंतखब करा के देना मेरा काम है, एक वोट बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि उससे 3 दिन पहले हम कश्मीर काउंसिल की एक सीट जीत चुके थे। लेकिन इमरान खान के एक तो अपने हालात हो चुके, पता नहीं कितना सोच फिक्र रखते हैं, लेकिन जो दाएं बाएं बैठे हुए वो वैसे ही मतलब है, उनके हालात ऐसे ही सही है। वो उन्होंने मतलब है ये वापस भेजा। अगले दिन जब फैसला आया, मैं लाहौर में था, आधे रास्ते में थे आधे, तब किसको पार्लियामानी लीडर बनाया। उस सूरत में मैंने इमरान खान को कहा जी कि मैं भी लाहौर हूँ, आपने परवेज़ खट्टर को क्यों भेजा है। उस पर मेरी तो हमारी इमरान खान के साथ कोई माहौल ख़राब हुआ। उस दिन हमारी कुछ 4-5 मीटिंग हुई। उसने मुझे फिर रिक्वेस्ट की असद उमर साहब ने कि आप जाएं, क्योंकि जब असद उमर और परवेज़ खट्टर मुजफ्फराबाद पहुंचे हुए थे, पार्लियामानी पार्टी का कोरम पूरा नहीं था। मुझे फ़ोन कर रहे थे कि आपके बगैर चुके बंदे आपके कंट्रोल में। मैंने कहा मैं को जेलर हूँ कंट्रोल में, मैं पार्टी का सदर हूँ और मैं वहाँ वज़ीर-ए-आज़म था, इस वक्त पार्टी का सदर हूँ, मेरी इसलिए लोग बात सुनते हुए। मैं जो ही मुजफ्फराबाद पहुँचा अगले दिन तो कोरम पूरा हो गया, हमारी पार्लियामानी पार्टी पूरी थी। लेकिन परवेज़ खट्टर को मैं आपको बताऊं कि आज़ाद कश्मीर में तम्बाकू का ये आप, और मैं इरशाद साहब से भी तो फैसल साहब आपसे गुजारिश करूंगा, आज़ाद कश्मीर पे 2-3 प्रोग्राम कीजिए। ये जो मतलब स्मोकिंग है, टबैको, ये रियासत को हाईजैक कर चुकी है। आप यकीन माने कि हम वफाक में बैठे, हमारे यहाँ स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस के पाशा साहब जो पहले इसके FBR के थे वो चेयरमैन, उन्होंने मुझे कहा जी कि आप पैसों के लिए इधर उधर जा रहे हैं, आपको 7 से 10 अरब या आप इनसे लें, ये तो तंबाकू की फैक्ट्रियाँ, या आप हमें कहें हम आपको लेके देते। हमारे लोग चूँकि ये जो टैक्स के हवाले से किसी को इख्तियार देना नहीं चाहते, चूँकि उनमें पैसा बहुत है, उन्होंने ये किया हुआ। अभी वफाक में मैंने कहा जी कोई बंदे तो दे विजिलेंस के, कोई इंटेलिजेंस के, अभी उन्होंने कोई हमें 2-3 गाड़ियाँ दी हैं, कोई बंदे दिए। तो ये सारा रेप्लिका सिगरेट आज़ाद कश्मीर में बन रहा है, दुनिया का कोई टॉप का ब्रांड आज़ाद कश्मीर में बन रहा है। और ड्यूटी में इसकी है ही नहीं, तो कोई शेड्यूल में डाला हुआ है 3-4 में। जो तंबाकू पंजाब में पैदा होता है उस पर कोई 325% ड्यूटी है, आज़ाद कश्मीर में 10 रुपये फी बोरी है जी। पैदा वो पंजाब में हो, आज़ाद कश्मीर में भूखो, ऐसे बगालते डाले हुए हैं। सिर्फ सरदार साहब ये तो हैं मामलात इंतजामी, मिल सकता है। सही है। सरदार साहब अब मामला ये है कि देखें, आप थोड़ी वफाकी सतह की भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप उस्मान बुज़दार साहब की काबीना में मिनिस्टर भी थे। उस्मान बुज़दार साहब पे करप्शन का इल्ज़ाम लगता है और फिर ये करप्शन के सिलसिले आगे तक बात की जाती है। क्या इन सारी बातों में सदाकत है कि उस्मान बुज़दार के दौर में पंजाब में करप्शन होती रही और ऊपर के इशारे से? देखिए उसमें मैं आपको ये कहूँगा, अगर जो पंजाब की डायनामिक्स देखें तो मैं उससे पहले भी पंजाब में वज़ीर रहा हूँ, ये PND का, एग्रीकल्चर का, फूड का। पंजाब चूँकि बड़ा सूबा है, उसकी मिनिस्ट्रीज़ के जो मतलब है, जो फूड की हमारी मिनिस्ट्री है वो 800 से 1000 अरब जो है वो मतलब है बोरोइंग करती है गंदम खरीदने के लिए। उसमें बहुत बड़ा पैसा मार्कअप में जाता है। अभी जो है ना पंजाब के अंदर आप ये कहें कि करप्शन नहीं होती तो ये तो गलत होगा। इसमें जो मेरे दौर में जब हमारा जो गंदम की शार्टेज हुई थी, गंदम हमारे पास अच्छी खासी थी,
वो अलग तक नहीं, आपका इस प्रोग्राम मुतामिल नहीं हो सकता। मैं नहीं कह सकता कि कहीं करप्शन नहीं थी, बिल्कुल करप्शन थी। ऊपर से यह है कि देखिए कुछ ऐसे लोग थे पंजाब के अंदर, कोई कुछ नाम से, कोई कुछ नाम से, कोई ट्रांसफर करा रहा है, कोई महकमे देख रहा है, तो ये पंजाब के अंदर उधम मचा हुआ था। नहीं, कौन से नाम थे सरदार साहब, कौन से नाम थे? दूसरी जो नाजायज बात थी कि प्राइम मिनिस्टर आके, देखिए प्राइम मिनिस्टर आके चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे और मीटिंग कॉल करे कैबिनेट की। और मज़े की बात ये होती थी कि अक्सर चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, सेक्रेटरी उठ के कहता था कि सर मैं जा रहा हूँ, जूम पे कॉल है प्राइम मिनिस्टर के साथ। जब उस चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ था तो मैंने कई दफ़ा सीएम को कहा कि अल्लाह के बंदे पे बात कर, ये मैं बात ये कर नहीं सकता, लेकिन ये तो तरीका कर रही है ना। सेक्रेटरी आपको बेइज्जत कर रहा है, बेसिकली वो आपको ये कह रहा है कि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर से गल कर। प्राइम मिनिस्टर उधर से आता है, आपकी कुर्सी पे बैठता है, कैबिनेट बुलाता है, सेक्रेटरी को बुलाता है, और अच्छी खासी उस पर लेदे भी होती थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, जिससे सीएम की रिट ना होने के बराबर थी। सीएम क्या करता था, मेरे चूँकि नॉलेज में नहीं था, सीएम के मैं बहुत क्लोज लोगों में से था, मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। चूँकि उसकी जो चीज़ें मेरे नॉलेज में आती थी मैं उसको बताता था कि जी ये चीज़ मार्केट में चल रही है, कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। चूँकि सीएम की जो वालदा साहब है उनको भी मैं हर दूसरे चौथे दिन मिलता था। वो अम्मा जी जो है मुझे कहती थी कि आपके अलावा मुझे कोई बंदा नहीं ऐसा नज़र आया कि जो इसको कोई हिदायत दे। अच्छा। जब तक सीएम के वालिद जिंदा थे उनसे ये डरता भी था और वो मॉनिटर भी करते थे इसको। अच्छा अच्छा, ये फरमाया सरदार ये साहब, जो करप्शन के ये मेरे नॉलेज में नहीं है जी, ये फरमाएं कि जी पूछिए जी, नवंबर में लॉन्ग मार्च पहले तारीख एक देते हैं, उसके बाद उसको 2 दिन आगे ले जाते हैं और कहा जाता है कि उसके पीछे कोई बैकग्राउंड में कुछ हो रहा था। आपकी मालूमात क्या हैं, ये लॉन्ग मार्च की तारीख़ों में रद्दबदल क्यों हुआ? क्या वजूहात थी जो खान साहब ने किया 26 नवंबर का? देखिए लॉन्ग मार्च जब भी होते हैं इसमें आपकी लोकल फोर्सेस जो भी करती हैं उसमें यकीनी तौर पे दूसरे फैक्टर शामिल होते हैं। अच्छा। इमरान खान साहब हूँ, दूसरे हूँ, हम चूँकि जब मीटिंग में बैठते हैं तो ये बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडरेशन में आते हैं, डिस्कस होते हैं। देखिए शुरू में हम कह रहे थे कि जी अमेरिका साजिश कर रहा है, हमें हटाना चाह रहा है। अभी आपने देखा कि हफ्ता पहले हमारे भाई जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने कहा जी अमेरिका नहीं बर्फ़ पिघलाएगा तो कौन पिघलाएगा। उन्हें 3-4 अमेरिकन जो लोगों के नाम ले लिए कि ये का एम्बेसडर है, ये फलाना, ये पहले तो आप उनको कह रहे थे कि जी हमारे मामलात में इंटरफेयर कर रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसे फैक्टर होते हैं कि दूसरे लोगों को हम खुद कहते हैं कि आप बहल मुझे मार आ जाओ, तो फिर बाद में वावेला करते हैं। वो जो खत का था कि खत आया है, उस खत में क्या लिखा है, खत आज तक देखा नहीं जा सका कि कौन सा खत था। तो ये फैक्टर थे, अभी भी है। चूँकि जो पार्टियां हैं वो अपने एंड पे वहाँ जाके जो करती है, मतलब मैनेजमेंट करती है कि उनके लिए लॉबिंग कर सकें। अब वो लॉबिंग कितनी इफेक्टिव होती है, बाद जो हमारी पार्टियां हैं उनके जो कायदीन हैं उनके फैमिली मेम्बर भी वहाँ जाते हैं और रहते हैं। कुछ का ये है कि कोई अतमाद के लोग जाते हैं लेकिन पैसा भी लगता है, लॉबिंग होती है, कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। लेकिन अमेरिका भी अभी तंग आया हुआ है, बहुत सारी लॉबिंग कर चुका है, उसको फिक्र है अफगानिस्तान की। कहता है कि पाकिस्तान में कोई मुस्तहकम हुकूमत हो, उसको यह है कि अफगानिस्तान में हमने जो खर्चा किया है ये स्टेबल रहे। वो कहता है कि अब पाकिस्तान ही चाहते हैं जल्दी ठीक होने वाले नहीं है तो हम क्या करें। तो यहाँ से ज़्यादा कंसर्न उसने रखा हुआ है। यहाँ मेरा अपनी जो ज़ाती राय है कि वो कहता होगा कोई स्टेबल गवर्नमेंट, कोई कौमी टाइप की गवर्नमेंट बनाए, तो इताद टाइप की तो मजबूत चले। जो यहाँ के देखिए आप अभी एलसी नहीं खुल रही, आपके बाहर के ब्रांड सारे क्लोज हो रहे हैं। तो अगर हमारे मुल्क की हालत होती जा रही है तो कोई केयर टेकर हुकूमत या कोई और कमज़ोर हुकूमत कैसे फैसले करेगी? नहीं तो सरदार साहब मौजूदा सूरत हाल का आप हल क्या तजवीज़ करते हैं, क्या किया जाए? देखिए अगर ये पॉलिटिकल, ये देखिए ये तो मेरा इख्तियार नहीं है, मैं अपनी राय दे सकता हूँ, राय दें ना। जितनी भी हमारी कौमी पार्टियां हैं जो बड़े लेवल पे, उनको बिल्कुल उनको अपने आप को आगे एक्सटेंड करना चाहिए और कोई 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए कोई ऐसी इत्तेहादी हुकूमत बनाए जो मजबूत हो, सारे स्टेक होल्डर उसके अंदर शामिल हो, जहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ता है, जहाँ बड़े डिसीजन करना पड़ता है करें। जो जमहूरी हुकूमत होती है अलग, जो 14-15 पार्टियों की सिवाय इमरान खान के बाकी सारी पार्टियां इक़्तिदार में हैं, लेकिन वो ना वो मजबूत हुकूमत बना सकी हैं, ना वो मईशत बेहतर कर सकी हैं और ना सियासी इस्तेहकाम ला सकी। इससे ज़्यादा बड़ा इत्तेहाद कैसे, कहाँ से आएगा? नहीं, उनका मैंडेट जो था कि वो चूँकि देखे ना, उनको फ़िक्र थी इलेक्शन की। आप जब उनको इलेक्शन की फ़िक्र से निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, यानी आप चाहते हैं कि ये पार्टियां जो हैं इनको 2-3 साल दिए जाएं, इलेक्शन ना कराए जाएं मुल्क में?
देखिए उसमें एक तो हमने डॉलर से ना निकल के, मेरा रिकॉर्ड पे है कि मैं पिछले कई सालों से 8-10 साल से कह रहा हूँ कि डॉलर से निकलो। आप देखिए कि अफगानिस्तान में डॉलर कितने पे, हमारा कितने पे। हमारी जो इस वक्त माशी हालत है वो बहुत कमज़ोर है। हम सर्वाइव कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चर की वजह से, अदरवाइज़ पता नहीं हमारा क्या हाल होता है। लोग भूख से, नंग से, मतलब है लोग बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। हम चूँकि ज़राई मुल्क हैं तो सर्वाइवल हो रहा है, अदरवाइज मुल्क के जो माली हालात हैं दुनिया के सामने तमाशा है। सही है। अब आप ये बताएं, मजबूत हुकूमत है कि उसको इलेक्शन की वोटर की फिक्र नहीं। ये सुना था कि आप कोई नई पार्टी बना रहे हैं या तहरीक इंसाफ को आप टेक ओवर कर रहे हैं, ये क्या और पार्टी आपकी कश्मीर में होगी या पाकिस्तान गिर पार्टी बनाएंगे? मौजूदा हम ख्याल लोग कितने हैं? मौजूदा जो मरकजी पीटीआई की है क़यादत, उसमें आपके पीटीआई के अंदर भी जो मरकजी कायदीन है, एक बड़ी तादाद इमरान खान साहब का जो हट धर्मी वाला और बहुत अपने पीछे न हटना अपने नज़रिए से या अपने किसी मौक़िफ़ से, वो भी बहुत तंग और परेशान है। अच्छा, हमारे आपस में राब्ते भी हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ का जो अपना इंसाफ का रियल एलम है वो भी आगे जा सकता है और नया नाम भी आ सकता है। लेकिन इस वक्त हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ही काम हो रहा है कि इमरान खान और जो उसके नज़रिए और मौक़िफ़ पे उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। नहीं, अच्छा सरदार साहब, ये आप कह रहे हैं इस वक्त जो लोग नज़रबंद या कैद हैं उनसे भी आपकी मीटिंग हो रही है? देखिए उनसे पहले भी रहे हैं, अभी भी मतलब पैगाम रसानी हो जाती है। और भी लोग हैं पार्टी के अंदर, आपको पता है 10-15 लोग हैं जो मेन मैटर करते हैं, तो उन सब के साथ हमारे राब्ते भी हैं। जो हमारे मौक़िफ़ से नहीं भी मतलब इत्तेफाक करें उनसे भी राब्ते हैं। इसमें असल बात ये होती है चूँकि कि किसको क्या ओहदा मिल रहा है जो मरकज़ियत, और फिर यह है कि उसकी ग्लैमर कितनी है, लोग उसके पीछे आने वाले कितने, और वो अवाम को खींच सकेगा। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त हमारे पास जिन लोगों को टिकट नहीं दिए गए, चूँकि टिकटों के अंदर सैफुल्लाह नियाज़ी ने मतलब नाजायज़ किया बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट से कई जगहों पे, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके ऊपर भी हाथ रखने की ज़रूरत है। अगर इलेक्शन की तरफ मतलब पाकिस्तान का फैसला होता है, हमारा मुल्क ये कहता है कि हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो वो पोटेंशियल कैंडिडेट हमारा जो ग्रुप होगा उसके लिए बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब, ये बड़ा इंकशाफ किया इन्होंने। ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है हसन रज़ा पाशा साहब ने। आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के। पाशा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पाशा साहब, रेड जोन के अंदर पीडीएम और इत्तेहादी जमातें धरना दे रही हैं और जो लीडर्स हैं और बिलखुसूस मरियम नवाज़ साहिबा ने तो डायरेक्टली नाम लेकर चीफ जस्टिस साहब पे जुडिशल एक्टिविज़म का इल्ज़ाम आयद किया है। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये धरने, ये बयानात, ये क्या बेंच और बार के लिए ठीक हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये कोई अच्छी रवायात नहीं कायम हो रही और हम समझते हैं कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी जो अगर रूट कॉज आप देखें तो वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं बड़े अदब के साथ और बड़ी मुश्किल से ये बात करने जा रहा हूँ कि इसमें मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जो कसूर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बनता है, जिन्होंने बारहा इस्तदा के बावजूद हुकूमती इत्तेहाद की कोई बात नहीं मानी। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, बल्कि उसको छोड़ें, हम तो खैर वो तो एक पार्टी थे, हम तो कोई फरीक नहीं थे, हम इंडिपेंडेंट बॉडी है। हमने भी जाके 3 से ज़ायद मरतबा रिक्वेस्ट की कि आप फुल बेंच बना लें। अगर फुल बेंच बना लेते तो आप यकीन करें कि इनके पास, हुकूमती इत्तेहाद के पास कोई जवाज़ नहीं बनता था इस लेवल तक मामलात को लेके जाने का। कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी उनके लिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ कोई बात करते। आप देखें कि हम ये नहीं कह रहे थे कि आप पार्लियामेंटेरियन साथ बिठाएं, हम ये नहीं कहते थे कि आप हाई कोर्ट के कोई जजेस बिठाएं या सेशन जजेस बिठाएं। हम ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस बैठें।
अब तो बल्कि लास्ट अब एपिसोड देखें जो कि लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उस पे जब फैसला आया तो जनाब चीफ जस्टिस साहब ने अपनी अददी अक्सरियत साबित कर दी थी। 8 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान पे मुश्तमिल बेंच था, तो बाकी 7 रह गए थे। तो क्या ही अच्छा होता यही फैसला 15 जजेस कर लेते, किसी के पास कोई जवाज़ नहीं था। तो जब मामलात इस हद तक चले जाएं, आप सिर्फ 2-3 जजेस के अलावा आगे नहीं जा रहे, 12 इस्तदा के बावजूद कोई सदा नहीं मान रहे, तो आप मुझे बताएं कि फिर क्या होगा? नहीं क्या इमरान खान साहब ने जो पिछले पाशा साहब माजरत के साथ जी, जब ये रुकनी बेंच बना, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई, गिरफ़्तारी हुई जिस अंदाज में, उसमें उन्होंने अतर मिनल्ला साहब को बिठाया और उस 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान साहब को एक लिहाज से रेस्क्यू किया या वो उस फेल को गैर कानूनी करार दिया। लेकिन उस पर भी तनकीद हुई, हुक्मरान इत्तेहाद तो उसके भी ख़िलाफ़ है कि ये इसको आपने क्यों छोड़ा है, ये तो छोड़ने के काबिल ही नहीं था, जो भी हो गया था ठीक हो गया था। तो उन्होंने तो एतराज़ हर सूरत में करना है, 15 रुकनी बेंच हो या 10 रुकनी हो या 3 रुकनी हो। आप मुझे ये बताएं कि अतर मिनल्ला साहब पे कोई एतराज़ आया इस प्रोसीडिंग्स में? इस प्रोसीडिंग्स में किस पे ऑब्जेक्शन हुआ? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। नहीं, मैं तो यही मेरा सवाल है ना कि उसको किन बिठा के के रवैये पे, किन के मुकालमे पे ऑब्जेक्शंस हुए? जी, इसका मतलब है कि उन्होंने चीफ जस्टिस को माफ़ नहीं करना, खा जितने जज भी बिठा लें। नहीं, ये बात नहीं है सर। जी। बात देखें, अब एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो सीनियर मोस्ट हैं, उनको सिर्फ 3 अहम नोयत के केसेस में बिठाया जाता है, और उनसे एक जूनियर जज हैं, वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनको 79 आला उन अहम मुकदमात में बिठाया जाता है। तो ये जो डिफरेंस है, इसको आप कहाँ लेके जाएंगे? सही। क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं हैं? आपका कहना ये है, बड़ी बात है जिस पे मैं आपका कहना ये है कि ये जो कुछ हो रहा है इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे आयद होती है, ये मैं सही समझाऊँ? बिल्कुल, मैं बड़े अदब के साथ और बड़े सोच समझ के ये लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ। चलो, मुझे ये लग रहा है, देखिए ये मेरी ज़ाती राय है, सही है, क्योंकि अगर आप ये जो इब्तदा हुई है वो हुई है पंजाब असम्बली वाले केस से। जी। उसके फैक्ट्स को छोड़ें, उसके रिज़ल्ट को छोड़ें, उसकी कानूनी मुशगाफियों को छोड़ें, जी। वहाँ पे भी फुल बेंच की रिक्वेस्ट की गई, जी। बाद में भी की गई। आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं बनाया जा रहा फुल कोर्ट? इसकी मुझे कोई रीज़न समझ नहीं आई। जी, ठीक है। क्या मुल्क में जो अब देखिए बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस जब इस किस्म के मुतालबे करती हैं तो वो बड़ा सोच समझ के करती हैं, बड़ी एहतियात से करती हैं, और आप देखें कि रिज़ल्ट उनके उसके मुताबिक आते हैं। जी। हमने जब मुतालबा किया कि ये कर दें, तो हमने बड़े सोच समझ के मुतालबा किया था। नहीं, लेकिन ये जो आज का दिन है, ये हम ये नहीं देखना चाहते थे। पाशा साहब, हम नहीं चाहते थे कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस तरह हंगामा राई हो, इस तरह नाम ले लेके बातें हो। बिल्कुल हम नहीं चाहते थे। पाशा साहब, ये बार काउंसिल का मौक़िफ़ था, जो इलेक्टेड बॉडी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तो आपके साथ खड़ी नहीं हुई, बल्कि आपके इख्तलाफात हुए इस इशू पर। तो वो मैं बताता हूँ जी, बड़ा अलमिया है सर जी। अब जरा इख्तलाफी सी बात मैं कर रहा हूँ अरशाद साहब जी। देखें, हम वोट लेके आते हैं वकला के, जी। उसमें हर पार्टी का वकील होता है जो हमें वोट देता है। जी। हमारी अपनी लोकल ग्रुपिंग होती है, तहसील सतह पे भी, हाई कोर्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और ऊपर सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी। जी। लेकिन जब हम लोग किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का ब्रीफ ले लेते हैं एज प्रेसिडेंट, एज सेक्रेटरी, तो फिर हम उनका केस अदालत में लड़ने के साथ साथ मीडिया पे भी आके लड़ते हैं और बाहर भी लड़ते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जी। आप इसको बार एसोसिएशन की विल ना कहें, ठीक, ये ना कहें कि ये बार एसोसिएशन की ये ख्वाहिश थी और इस वजह से ये हुआ और बार एसोसिएशन ये चाह रही है। जी।
अच्छा, आप ये फरमाएं, ऑनरेबल ये ठीक है, हमारे आपकी- भाई आपकी हैं टेक आ गई। जनाब जुबैरी साहब। जी जी, वो आप ठीक है, वाजे हो गया कि आप जो नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं वो वकला के पेश कर रहे हैं, और जुबैरी साहब जो सदर हैं वो अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं, बार एसोसिएशन उनके साथ नहीं है। एग्जैक्टली, वो अच्छा, पार्टी से मुंसलिक है, मसला अच्छा, सिर्फ ये है। जी, लेकिन वोट तो उनको मिले हैं ना, सुप्रीम कोर्ट बार के बिल्कुल मिले वोट हैं। तो उनको मिले हैं ना। अच्छा, ये फरमाएं कि अब आज एक कमेटी बनी है जो चीफ जस्टिस और उनके साथी जजों के खिलाफ रेफरेंस बनाएगी, पार्लिमानी पार्टी एक बनाई गई है। तो उस सूरत में पहले जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ आया रेफरेंस तो आप चीफ जस्टिस के साथ खड़े हुए, फिर काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ आया, आप उनके साथ खड़े हुए। अब चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ और उनके साथी जजों के ख़िलाफ़ अगर रेफरेंस आता है तो आपका वज़न किस तरफ होगा? चीफ जस्टिस के हक़ में, बेंच के हक़ में, या उस सियासी धड़े के हक़ में जो उनको नहीं मानता और उनको निकालना चाहता है? अरशाद साहब, ये तो हम रेफरेंस दे के कोई बात कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा। मिसकंडक्ट की बुनियाद पे रेफरेंस फाइल होना है। जी। अब जो हुकूमती पार्टी है उसके नज़दीक क्या मिसकंडक्ट किया है वो देखेंगे। क्या इल्ज़ामात फ्रिवलेस हैं? अगर इल्ज़ामात फ्रिवलेस हुए, झूठे हुए, बेबुनियाद हुए, तो फिर हम चीफ जस्टिस साहब का साथ देंगे। और अगर उनमें कोई वज़न हुआ, कोई सब्सटेंस हुआ, तो फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। अच्छा, उस वक्त ये फैसला करेंगे। जी, सही है। अच्छा पाशा साहब, अब मामला ये है कि बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के जो मामलात हैं वो अपने मामलात अदालत तक पहुँचे हुए हैं, और फिर अदालत फ़ैसला देती है, जो आप फ़ैसला करते हैं उसके ख़िलाफ़ या उसको स्टे ऑर्डर दे देती है। इस वक्त जो वकला कम्युनिटी है आपकी या फ्रेटर्निटी है, इसमें जो तकसीम है इसका नुकसान किस हद तक, आइन को किस हद तक इसका नुकसान हो रहा है? देखिए, मैं ये आपका परसेप्शन जो है ये उसको मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कहूँगा कि बहुत गलत है। जी, कोई तकसीम नहीं है। मैंने जो बात की है जी, वो बात तमाम बार कौंसल्स को इकट्ठा करके और उनकी जो कलेक्टिव विजडम है, जो हमारी रेजोल्यूशंस हैं, उसके मुताबिक बात की है। मैंने कोई बात भी अपने तरफ से जोड़ के नहीं की। आपने अभी पूछा रेफरेंस का, तो मैंने एक बात बताई, उस पे भी मैं तमाम मुल्क की बार कौंसल्स के वाइस चेयरमैन, चेयरमैन को बुला के उनसे मशावरत करके उसके बाद मैं कोई बात करूँगा। इससे पहले जो बातें की हैं वो बातें मैंने तमाम बार कौंसल, पंजाब बार कौंसल, सिंध बार कौंसल, केपी बार कौंसल, इस्लामाबाद बार कौंसल और पाकिस्तान बार कौंसल, 6 बार कौंसल्स हैं, 4 प्रोविंशियल और एक जो है वो पाकिस्तान बार कौंसल। हमने कलेक्टिवली एक मशावरत करके रेजोल्यूशंस पास किया और उन्हीं के मुताबिक चल रहे हैं। आइंदा भी जब चलेंगे तो हम कलेक्टिवली चलेंगे और इसमें कोई तकसीम नहीं है हमें। आज एक तो पहलू ये है कि सियासी जमातों को मौका दिया चीफ जस्टिस साहब ने, लेकिन रेड जोन में वो आई दफ़ा 144 के बावजूद, 245 के नफाज के बावजूद वहाँ दाखिल होना, वहाँ एहतजाज करना, इज्तिमा करना, इसको आप एक कानूनदान के तौर पर कैसे देखते हैं? क्योंकि इससे पहले किसी सियासी जमात को ये हक़ नहीं दिया गया, हमेशा मार कुटाई हुई, गिरफ्तारियाँ हुई और दफ़ा 144 का नफाज सख्ती से किया गया। देखें, आपको याद होगा कि 2007-8 में लायर्स मूवमेंट चली जी, और जनाब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के लिए हम सारे निकले। कोई प्लान नहीं था, ये एब्रप्टली सारे सब ने महसूस किया, हर छोटी से छोटी बार एसोसिएशन से लेके बड़ी बार एसोसिएशन तक, और सब यक ज़बान होके और यक आवाज़ होके बाहर निकले। तो उस वक्त कोई पॉलिटिकल सरगर्मी नहीं थी पाकिस्तान में। बड़ी लीडरशिप सारी पाकिस्तान से बाहर थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी और मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी बाहर थे। हमारी आड़ में, हमारी वजह से पॉलिटिकल सरगर्मियाँ पाकिस्तान में शुरू हुई। तो आपको याद होगा कि लॉयर्स मूवमेंट में लॉयर्स आगे चलते थे तो तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स, पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे पीछे चलती थी। उस वक्त भी 144 का नफाज था, FIRA भी हुई,
केस भी भुगते, गिरफ्तारियां भी हुई, तमाम तर वो सारे जो 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 हुकूमती हरबे हैं वो हम पे आजमाए गए। तो इसमें भी अगर 144 है लगी हुई है तो उसके FIR कर देंगे और होनी भी चाहिए। अगर खिलाफ वर्जी कर रही है कोई एक पार्टी तो उस पे उसका जो है वो इतलाक होना चाहिए, कोई अब लॉ नहीं है। नहीं या क्या आप इस बात की तायद नहीं की FIR हो जाए? आप इसकी तायद नहीं करते कि 145 होनी ही नहीं चाहिए ताकि लोगों को आज़ादाना वहाँ अपना हक इस्तेमाल करने का मौका मिले? जी, मैं ना सिर्फ 144 के खिलाफ हूँ बल्कि ये 3 MPO और 16 MPO की जो FIR हो रही है इनके भी खिलाफ हूँ। पॉलिटिकल कारकुन जो हैं उन पे 144, 3 MPO, 16 MPO नहीं होना चाहिए। उनका हक है कि वो एहतजाज करें लेकिन पुरअमन, उनका हक है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करें और उनका हक है कि इक़्तिदार के ऐवानों में उनकी आवाज़ पहुँचे। लेकिन 3 MPO, 16 MPO या 144 विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये फस्तायत के अलावा और कुछ नहीं है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना नुक्ता नज़र दे रहे थे। इरशाद साहब, बहरहाल 144 पंजाब भर में अब जो DCs हैं उनको ये इख्तियार दे दिया गया है कि अब वो जहाँ चाहें उसको नाफिज कर सकते हैं। अब इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है मौलाना का देखते हैं लाहे अमल अब क्या सामने आता है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन इरशाद साहब आप क्या समझते हैं, ये आज ये एहतजाज करके ये मुश्तइल हो जाएगा, मुंतशिर हो जाएगा या ये यहाँ बैठेंगे, धरने का प्रोग्राम ही इनका रहेगा? आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, धरने का तो मेरा ख्याल है अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जो केस था जिसके लिए ये सारा एहतमाम हुआ था वो तो 23 मई तक चला गया। 23 मई तक तो अब यहाँ अगर बैठना है इस गर्मी में, कारकुनों का इम्तिहान लेना है तो बिठाए रखें। करारदाद भी आ गई असेंबली में। हाँ, तो करारदाद भी आ गई। अब तो मेरा ख्याल है बिठाने का कोई बज़ाहिर कोई मकसद नहीं है। अब अगले हफ्ते शायद 23 की फिर कॉल दे दी जाए कि जी अब आप जाएं, आराम करें और 23 को फिर आ जाएं, फिर देखेंगे। तो अब तो धरने का कोई जवाब बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। बाकी मसले जो है वो मौलाना बेहतर जानते हैं। अच्छा, आज बात फिर की है जो 23 तारीख तक समाअत मुलतवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बात की गई कि मुज़ाकरात करें। अब क्या मुज़ाकरात का इम्कान मौजूद है? क्योंकि पहले तो जो लोग मुज़ाकरात में शरीक थे, मासवे अली ज़फ़र साहब के, फवाद चौधरी साहब भी और शाह मोहम्मद कुरैशी साहब भी अंदर ही हैं। क्या मुज़ाकरात का इम्कान मौजूद है? हुकूमत तहम्मुल करेगी या दूसरी जानिब इमरान खान तहम्मुल करेंगे और वो मुज़ाकरात करने पे राज़ी होंगे? देखें, हुकूमत या हुकूमती तर्जमान ये कहते थे कि जी 14 मई की तलवार हम पे लटकी हुई है, इसलिए हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। 14 मई गुज़र चुकी। अगर नीयत दुरुस्त है और हिकमत का तकाज़ा भी यही है कि अब मुज़ाकरात हों, सियासतदान इस इल्ज़ाम को, इस लेबल को अपनी ज़ात से हटाएं कि ये अपने मामलात ख़ुद तय करने की अहलियत नहीं रखते। ये किसी न किसी तरफ देखते हैं और किसी के खोंटे पर नाचते हैं। इनकी अपनी कोई औकात नहीं है या अपनी कोई सोच नहीं है या अपने फ़ैसले करने की अहलियत नहीं है। तो बेहतर तो यही है कि ये मुज़ाकरात हों और कामयाब भी हूँ। कल जब हमने बात की थी जनाब कमरज़मान कायरा साहब से, तो वो कह रहे थे कि जी PTI चाह रही थी जुलाई के पहले हफ्ते में इलेक्शन हो जाएं। नहीं, इलेक्शन नहीं, असम्बली तहलील हो जाए, और हम कह रहे थे कि आखिरी हफ्ते में। अब ये ज़िद तो अजीब सी है कि जब इसमें उन्होंने एक बात और भी की। उन्होंने कहा कि उसके बाद इमरान खान ने अगले रोज़ 11 बजे ऐलान कर दिया कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए। कायरा साहब ये कह रहे थे कि अगर अगली हमारी नशिस्त होती तो हम दरमियान की किसी तारीख पे आ जाते। ये कोट एंड कोट उन्होंने कहा। वो कह रहा था, वो कह रहे थे। लेकिन बात यह है कि जब इसहाक डार साहब आए हैं मीडिया पर, उन्होंने ये नहीं कहा कि अगली नशिस्त होगी। उन्होंने कहा कि ये 2 बातों पर इत्तेफाक हो गया है कि एक तो एक दिन इलेक्शन होंगे, दूसरा हुआ है कि इलेक्शन के नताइज माने जाएंगे। तारीख पर कोई वो नहीं हुआ। अगर वहाँ ये बात भी कह देते कि जनाब मुज़ाकरात हमारे अभी जारी हैं और
वो जारी रहेंगे। लेकिन इरशाद साहब ये भी तो एक नहीं बात, कहा कि आगे दूसरी ये है मुज़ाकरात कि- नहीं होंगे। दूसरी ये है नहीं, उन्होंने आके दूसरी पार्टी ने कहा कि मुज़ाकरात खत्म हो हाँ, गए, दूसरी क्योंकि पार्टी हमारी ने कहा बात ना, सुनी इसहाक नहीं डार जा ने तो रही। नहीं कहा कि मुज़ाकरात अब बात नहीं ये होंगे। है कि अगर ये बात उस वक्त कह दी जाती, 2 हफ्ते का मसला था ना, अगर हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमती पार्टी की जो कमेटी थी वो ये कह देती जी हम तो तैयार हैं और हम फ़लाँ तारीख को असम्बली तोड़ देंगे, तो फिर इमरान खान के पास कुछ रह जाता। वो कहते हैं इनकी पार्टी मान गई है, पहले हफ्ते में मान गई है। 2 हफ्तों की ज़िद करके, अच्छा 2 हफ्तों में क्या हासिल हो जाना था? बजट आपने दे दिया, अब तो आपका फ़र्ज़ था आप एक्सपोज करते हैं इनको कि जनाब ये इमरान खान जो भी कहते रहे उनकी पार्टी मान गई है कि हम इलेक्शन जो असम्बली तोड़ेंगे पहले हफ्ते में तोड़ेंगे। ऐसी बात तो नहीं हुई ना, ये बात अब कही जा रही है ना, ये बात अब भी नहीं, अभी मेरा तो ख्याल एलामिया भी है- इरशाद साहब जारी नहीं हुआ था ना। देखिए एलामिया तो पीटीआई की तरफ से भी कोई बात नहीं एलामिया की थी ना, तो मास कोई में आया इसके। नहीं था ना, एलामिया हाँ, तो और पहले इमरान खान ने पहले ऐलान किया। ये वो मुज़ाकरात थे जिनके कोई TORs पहले तय नहीं हुए, कोई सालिस नहीं था इनमें, डायरेक्टली बैठे हुए थे। सही है, मैं समझ रहा हूँ इस बात। सालिस नहीं था। मैं सालिस तो वो कह रहे थे ना कि चेयरमैन सेनेट कहते हैं कि मैं करा रहा हूँ, वो एक अलग इशू है। इशू मेरा ये है कि जब ये बात मान गए थे तो आप उस दिन एक्सपोज करते कि हुजूर ये यहाँ तक आ गए हैं, यानी ये मई जून जुलाई नहीं, ये जुलाई तक चला गया है। हम अब बेहतरीन मौका था PTI को एक्सपोज करने का भी, इमरान खान को भी झुटलाने का, और वो कहते जी इन्होंने पहला हफ्ते माना है, हम अब तैयार पीटीआई हैं। कह देती है अब अगर- आखिरी कह रहे हैं, हम पहले कह रहे हैं। इरशाद साहब ये तो कोई बात नहीं वो बनती कह ना। देती, बात ये है कि एक्सपोज तो होते ना। बात तो ये है कि देखें जो चीज़ हुई है उसको सामने लाते ना, एक बात। दूसरा ये है कि जो इशू बना है जिसकी वजह से अब इतनी ज़्यादा खराबी पैदा हुई है ना मुल्क में, खराबी पैदा हो चुकी है, और IMF का जो प्रोग्राम हमें नहीं मिल रहा उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस सामने रखें ना, तो ये जो एक मुआशी तबाही मुल्क में आ चुकी है उससे तो हम बच सकते थे। लेकिन एक ज़िद और हिकमत को खैर कसीर कुरान मजीद ने करार दिया है, लेकिन हिकमत से कोई भी ना PTI काम ले रही है ना हुक्मरान जमात ले रही है। ज़िद है, हरदर्मी है, अना है। सही। इरशाद साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, हमसे इतना ही इजाज़त दीजिए।